हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा जिससे अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। जो टॉपिक है हमारा आर्टिकल्स जो हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, इस टॉपिक को आज हम फुल डिटेल में कवर करने वाले हैं। जो भी आर्टिकल्स आपके एग्जाम्स में बन सकते हैं उन सभी आर्टिकल्स को आज हम कवर करेंगे। और इस फॉर्मेट में क्वेश्चंस को तैयार किया गया है कि पार्ट्स के फॉर्मेट में डिवाइड किया है हमने। पार्ट में आपको अलग अलग पार्ट्स में जो आर्टिकल्स हैं वो कवर कराए जाएंगे जिससे कि क्वेश्चन तैयार करना आपके लिए इजी हो जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो संघ का नाम और क्षेत्र भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। तो ये तो बिल्कुल बेसिक पहला ही आर्टिकल हमारा हो जाएगा आर्टिकल 1। अब आर्टिकल 1 की यहां पे बात करी गई है तो हम पहले पार्ट्स को कवर करेंगे। तो पार्ट्स के फॉर्मेट में हम कवर करेंगे। जैसे पार्ट 1 हमारा रहेगा, ये आता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से रिलेटेड आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक। पार्ट 2 रहेगा हमारा सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक। अब यहाँ छोटी सी स्लाइड में हम आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 11 तक जो भी आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं स्टार्टिंग के 2 पार्ट्स में, उन सभी आर्टिकल्स को हम एक छोटी सी स्लाइड में कवर कर लेंगे जिससे कि आपको इजी रहेगा इस क्वेश्चन को तैयार करना। पहला हमने पढ़ लिया, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन आता है आर्टिकल 1 में। आर्टिकल 2 क्या कहता है हमारा, तो एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट आर्टिकल 2 में आता है। आर्टिकल 3 रिलेटेड है हमारा फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरिया, बाउंड्री एंड नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। तो ये हमारा आर्टिकल 3 के अंडर आता है। ये 3 हमारे आर्टिकल्स हो जाएंगे जो आपको याद रखने हैं पार्ट 1 से। फिर पार्ट 2 जो आता है हमारा सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक। उसमें आर्टिकल 5 में बताया गया है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 10 में आता है हमारा कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ सिटीजनशिप, और 11 में हो जाएगा हमारा पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। तो तीनों में सिटीजनशिप आप कॉमन देखते हैं। सिटीजनशिप आपका जिन भी आर्टिकल में आ गया वो आपके इससे रिलेटेड हो जाएंगे, तो इस चीज को आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में ही कवर करा रहे हैं कि जो 79 रुपीज की हमारी ई बुक है आप उसको बाई कर सकते हैं, जिसमें आपको टोटल 19 टॉपिक्स मिल रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके बाय कर सकते हैं। डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, डेफिनेशन ऑफ द स्टेट कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो राज्य की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। तो ये आती है हमारी आर्टिकल 12 में। आर्टिकल 12 है डेफिनेशन ऑफ द स्टेट से रिलेटेड। अब ये जो हमारी यहाँ पे बात रहेगी आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल का पार्ट रहेगा वो रहेगा हमारा फंडामेंटल राइट्स, जो कि है पार्ट 3 आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक, जिसको हमने बोरो कहां से किया है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमने बोरो किया है। फंडामेंटल राइट्स को टोटल 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट पार्ट रहेगा हमारा राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक, राइट टू फ्रीडम 19 से 22 तक, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28 तक, कल्चरल और एजुकेशनल राइट जिसमें 2 आर्टिकल आते हैं 29 और 30। फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो कि आर्टिकल 32 रहेगा, और आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल बोला गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा, जिनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। तो ये टोटल हमारे 6 राइट्स हो जाएंगे, प्रेजेंट टाइम में फंडामेंटल राइट्स हो जाएंगे। इसमें स्टार्टिंग में जब इनिशियल टाइम पे ऐड किए गए थे आपके फंडामेंटल राइट्स आए थे, उसमें 7 हमारे फंडामेंटल राइट्स थे, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी को भी शामिल किया गया था, लेकिन इसको डिलीट कर दिया गया फंडामेंटल राइट से 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के थ्रू। तो आप याद रखें कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है अब हमारा फंडामेंटल राइट नहीं रहेगा। अब यहाँ पे आर्टिकल्स को कवर करते हैं, जो हमारे 12 से 35 तक आर्टिकल्स हैं उनको टोटल 3 स्लाइड में हम टोटल जो हमारी आर्टिकल्स हैं सब कवर कर लेंगे हम। तो पहला जो हमारी स्लाइड है उसमें हम स्टार्टिंग के जो हमारे 5 आर्टिकल्स हैं उनकी बात करेंगे, जिसमें आर्टिकल 14 में आता है इक्वालिटी बिफोर लॉ।
15 में आता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 में आता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 में एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी और आर्टिकल 18 में एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। तो यहाँ पे ये 5 क्वेश्चंस हैं जो आपके तैयार हो गए। इनको आप लाइन से याद रखेंगे तो ईजी रहेगा आपके लिए अंडरस्टैंड करने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हमारा। फिर अगला हमारा आर्टिकल 19 हो गया। 18 तक तो यहाँ पे हमने कवर कर लिया है। ये हमारा आर्टिकल 19 हो जाएगा। गारंटी टू ऑल दी सिटीजन्स दी 6 राइट्स कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सभी नागरिकों को 6 अधिकार की गारंटी दी जाती है आर्टिकल 19 के अंदर। अब ये जो हमारे 6 राइट्स हैं इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से 6 राइट्स हैं जो मिलते हैं सभी सिटीजन्स को। तो इसको एक बार कवर करते हैं। ये हमारे टोटल 6 राइट्स हो जाएंगे जो आते हैं हमारे किसमें, गारंटी जो मिलती है सिटीजन्स को, जिसमें आर्टिकल 91A में रहेगा ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन रहेगा 19A में। 19B में क्या आता है हमारा, राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। हम क्या कर सकते हैं, पीसफुली असेंबल हो सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं, मिल सकते हैं, लेकिन हमारे पास कोई हथियार नहीं होना चाहिए। फिर जो हमारा तीसरा राइट रहेगा 19C रहेगा, उसमें क्या बताया गया है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन। तो हम अपनी एक यूनियन बना सकते हैं, एक अपनी एसोसिएशन बना सकते हैं, इसका राइट भी हमारे पास रहेगा। 19D जो रहेगा उसमें आता है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। हम कहीं पे भी इंडिया के अंदर, हम कहीं पे भी, अगर हम आज जैसे उत्तर प्रदेश में हैं, कल को हमें जाना है पंजाब जाना है तो हम पंजाब जा सकते हैं, अगर हमको केरला जाना है तो हम केरला जा सकते हैं। मतलब इंडिया की टेरिटरी के अंदर हम कहीं पे भी फ्रीली घूम सकते हैं, हमको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फिर 19E में क्या बताया गया है, राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब हम कहीं पे भी जाके अपना घर ले सकते हैं, कहीं पे भी जाके रह सकते हैं इंडिया के अंदर। 19F जो है ये आपका ओमिटेड हो गया, ये आपका हट चुका है। तो टोटल हमने अभी तक 5 कवर कर लिए, 6th हमारा रह गया जो कि है 19G। 19G में क्या है, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी और एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। हमारे पास ये अधिकार है, फ्रीडम है हमारे पास कि हम जो भी पढ़ाई करना चाहते हैं, जो भी प्रोफेशन चुनना चाहते हैं, चाहे हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, चाहे हम टीचर बनना चाहते हैं, चाहे हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, ये हमारे पास अपनी चॉइस रहेगी। हम किसी भी चीज़ को चुन सकते हैं, हम किसी भी तरीके का बिजनेस है, कोई ट्रेड है, उसको कर सकते हैं। ये हमारे पास अपनी चॉइस होती है, फ्रीडम होता है। तो ये टोटल 6 राइट्स हैं हमारे जो कि आर्टिकल 19 के अंदर हमको गारंटी किए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो इसमें आर्टिकल 20 इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो बाकी हमारे कुछ आर्टिकल्स हैं उनको कवर करते हैं। टोटल ये हमारे टोटल आर्टिकल्स 3 स्लाइड में हम कवर कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स को। 2 स्लाइड हम ऑलरेडी कवर कर चुके, ये हमारी तीसरी स्लाइड हो जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखें कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये 2 हमारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो इमरजेंसी के टाइम पे भी सस्पेंड नहीं होते हैं। आर्टिकल 20 में आता है हमारा प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, और 21 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये दोनों चीजें अगर इमरजेंसी भी लग जाएगी तो भी हमको मिलेंगी। आर्टिकल 22 में बताया गया है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। आर्टिकल 23 में प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। आर्टिकल 24 में प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस अंडर 14 ईयर्स इन फैक्ट्रीज, माइंस ईटीसी। आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ कंसाइज एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। मतलब हम कोई भी फ्री है, हम कोई भी रिलीजन जो है उसको प्रोफेशन हो गया, प्रैक्टिस बना सकते हैं, प्रोपोगेशन कर सकते हैं रिलीजन की, हमारे पास क्या है, फ्रीडम है। आर्टिकल 26 में फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स आता है। आर्टिकल 27 में हमारा रहेगा फ्रीडम एज टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। मतलब किसी भी रिलीजन के लिए हम जो टैक्सेस हैं उनको पे कर सकते हैं। आर्टिकल 29 में आता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। आर्टिकल 30 में राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। 32 में रहेगा हमारा रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स।
तो ये हमारे टोटल इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स को हमने कवर किया। पार्ट 3 को हमने कवर किया गया, जिसमें आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो हमने सारे कवर कर लिए हैं। तो अभी तक हमने क्या कवर कर लिए, जो हमारे स्टार्टिंग के 35 आर्टिकल्स हैं उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, हमारे 3 पार्ट्स रहेंगे, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, हमने तीनों कवर कर लिए हैं। इसको आप इसी तरीके से याद करते हुए चलें स्लाइड्स की फॉर्मेट में। अगला क्वेश्चन है हमारा, द डेफिनेशन पार्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत की परिभाषा हिस्सा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 36। अभी क्या हमने देखा, आर्टिकल 12 से 35 तक हमारे क्या हो गए, फंडामेंटल राइट्स हो गए। उसके बाद हमारा आर्टिकल 36 आता है जो कि क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो पार्ट 4 हमारा रहेगा जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आते हैं, जो कि हमारे आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक रहेगा। तो ये आर्टिकल 36 से 51 तक अगर आपसे पूछे जाएं तो वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जिसको सिंगल स्लाइड में हम एक सिंगल स्लाइड में ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है इसको पूरे को कवर कर रहे हैं। आर्टिकल 39A में आता है हमारा इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। आर्टिकल 40 एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में बना है आपका, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ विलेज पंचायत। आर्टिकल 43 में आता है लिविंग वेजेस ETC फॉर वर्कर्स। आर्टिकल 43A में आता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। आर्टिकल 44 भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 45 में प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। 46 में हमारा क्या आता है, तो प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST और OBC। मतलब इसमें जनरल शामिल नहीं है आपके, बाकी SC हो गए, ST हो गए और OBC हो गए, इन तीनों को शामिल किया गया है प्रमोशन के लिए एजुकेशन को और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को। आर्टिकल 47 में आता है हमारा ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। 48 में हमारा आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। 49 में रहेगा हमारा प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट, प्लेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेचुरल इंपॉर्टेंस। 50 में क्या आता है हमारा, सेपरेशन आ जाएगा, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 51 में आता है हमारा प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अब आप इन क्वेश्चंस को याद कैसे करेंगे, तो आप लाइन से इन क्वेश्चंस को याद कर सकते हैं। जैसे आपने ये फॉर्मेट देख रखा है, आप कुछ कुछ जो मेन वर्ड्स हैं, जो हमारे आर्टिकल्स के मेन वर्ड्स हैं, आप उनको याद रखें। जैसे जो हमारा 39A है उसमें इक्वल जस्टिस आप याद कर लें, 40 में विलेज पंचायत याद कर लें, फिर 43 में क्या आता है हमारा, वेजेस आती हैं, फिर 43A में क्या आता है, मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है, फिर कंपलसरी एजुकेशन आता है हमारा, फिर SC ST और OBC को जो प्रमोशंस मिले हैं। उसके बाद हमारा क्या आता है, तो हमारा पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड न्यूट्रिशन जो होता है वो 47 में आता है, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री आ गया, फिर हमारे मॉन्यूमेंट्स आ गए, फिर जुडिशरी जो है वो अलग होता है, सेपरेट होता है एग्जीक्यूटिव से, ये 50 में बताया गया है। 51 में क्या आता है हमारा, तो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी। तो इस तरीके से आप अगर मेन वर्ड्स को याद करेंगे तो आपको जो क्वेश्चन है वो तैयार हो जाएंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है फंडामेंटल ड्यूटीज कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर आर्टिकल 51A हो जाएगा। ये क्या रहेगा हमारा, पार्ट 4A रहेगा। पार्ट 4 हमने अभी कवर करा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें आर्टिकल 51 आता है। तो पार्ट 4A जो रहेगा उसमें अमेंड करके डाला गया आपका पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज को, जिसमें आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी कवर की गई हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने बोरो किया है USSR से, मतलब रशिया से। आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं, पार्ट हमारा 4A रहेगा। स्टार्टिंग के टाइम पे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू। आपसे ईयर भी एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो ईयर भी आपको याद रखना है। उसके बाद एक और 11th जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है उसको ऐड किया गया 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के थ्रू। तो प्रेजेंट टाइम में हमारे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हो जाएंगी। कौन सी कमिटी रहेगी जिसके रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया? तो स्वर्ण सिंह कमिटी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो स्वर्ण सिंह कमिटी के रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है 1976 में। ये आपको याद रखना है फंडामेंटल ड्यूटीज से।
देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये आता है हमारा आर्टिकल 52 में। 51 तो अभी हमने कवर किया। आर्टिकल 52 में हमारा क्या आ गया कि भारत में एक प्रेसिडेंट होने चाहिए, और प्रेसिडेंट का जो हमने अभी प्रेजेंट टाइम में अगर बात करी जाए प्रेसिडेंट कौन है, तो वो हमारी हो जाएंगी द्रौपदी मुर्मू। अब यहाँ पे पार्ट 5 है हमारा, 5 आता है हमारा, जिसमें क्या आता है, यूनियन आता है। यूनियन में क्या क्या आ गया, प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, फिर हमारा लोकसभा हो गया, पार्लियामेंट हो गया, राज्यसभा हो गया, ये सब हमारा क्या है, यूनियन में ये सब आता है। तो आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 तक हमारे क्या आते हैं, यूनियन आते हैं, जिसमें हमारे जो स्टार्टिंग के आर्टिकल्स रहेंगे इसमें क्या आता है, तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से ये हमारे रिलेटेड हो जाएंगे। तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो हमारे आर्टिकल्स हैं उनको कवर करते हैं। आर्टिकल 52 में आता है कि भारत में प्रेसिडेंट होने चाहिए, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 53 में एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन वेस्टेड इन प्रेसिडेंट, जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है यूनियन की, सेंटर की, वो प्रेसिडेंट के पास होती हैं। आर्टिकल 54 में इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आता है। 56 में टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट आता है। 60 में आता है ओथ एंड अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। 61 में हमारा आता है इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है आपका। आर्टिकल 63 में वाइस प्रेसिडेंट होने चाहिए, प्रेजेंट टाइम में वाइस प्रेसिडेंट होने चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है ये हमने कहां से, कौन सी कंट्री से बोरो किया है, कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है इसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया है। आर्टिकल 64 में हमारा आता है वाइस प्रेसिडेंट टू बी दी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। तो वाइस प्रेसिडेंट क्या होते हैं, चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। आर्टिकल 66 में आता है हमारा इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। 72 में जो पार्डनिंग पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट के पास, प्रोमुलगेट करने की ऑर्डिनेंस की हो गई, तो वो सब जो आपकी पावर्स होती हैं, पार्डनिंग की जो पावर्स होती हैं वो प्रेसिडेंट के पास होती हैं आर्टिकल 72 के अंडर। आर्टिकल 74 में आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है उनसे प्रेसिडेंट क्या है, एडवाइस ले सकते हैं। अगर किसी भी चीज पे प्रेसिडेंट को कोई भी एडवाइस लेनी है किसी मिनिस्टर से, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो एड कर सकते हैं, उन्हें बुला सकते हैं, उनसे एडवाइस जो है वो ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत के महान्यायवादी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 76। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लॉ के हेड जो होते हैं इंडिया के वो कौन होते हैं, तो हाईएस्ट जो लॉ का पद है वो कौन सा रहेगा, वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही हमारे रहेंगे। यहाँ पार्ट 5 के ही जो आर्टिकल्स हैं उनको हम कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम किस चीज को कवर करने वाले हैं, पार्लियामेंट हो गया, राज्यसभा हो गया, लोकसभा हो गया, बिल्स हो गए, इन सब चीजों पे अब हम ये जो हमारी सेम स्लाइड है इस पे कवर करेंगे। आर्टिकल 79 में आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। 80 में क्या आता है, कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा को बनाया जाना चाहिए, राज्यसभा होना चाहिए, आर्टिकल 80 में आता है। 81 में आता है कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। 83 में आता है ड्यूरेशन ऑफ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, मतलब राज्यसभा का टाइम पीरियड ड्यूरेशन कितना होता है, लोकसभा का ड्यूरेशन कितना होता है, वो आपका आर्टिकल 83 में आता है। पार्लियामेंट किस चीज से बना होता है, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो पार्लियामेंट 3 चीज से मिलकर बना होता है, एक तो होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा और एक होते हैं प्रेसिडेंट। इन 3 चीज से मिलकर बना होता है हमारा पार्लियामेंट। आर्टिकल 93 में बताया गया है द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। तो दोनों के जो स्पीकर हो गए और डिप्टी स्पीकर होते हैं वो आपके 93 के अंडर आते हैं। 105 जो रहेगा 105 में आता है पावर्स, प्रिविलेजेस, ईटीसी ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। 110 एग्जाम में बहुत बार आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल रहेगी। आर्टिकल 112 में आता है एनुअल फाइनेंशियल बजट। 114 में अप्रोप्रिएशन बिल्स और 123 ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट से रिलेटेड ही आपका आर्टिकल रहेगा। पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रमोलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रेसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो ये जो पावर होती है प्रेसिडेंट के पास कि वो ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं रेसेस के टाइम पे भी, ये बताई गई है 123 आर्टिकल में। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो ये 124 जो हमारा आर्टिकल है उसके अंडर बताया गया है कि भारत में
एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। तो ये हमारे टोटल तीसरा पार्ट में हम पार्ट 5 को कवर कर रहे हैं, जिसमें 52 से लेके 151 तक हमने सारे जो हमारे आर्टिकल्स हैं उनको कवर कर लिया। अब ये जो हमारा तीसरा पार्ट रहेगा, पार्ट 5 का जो हमारा थर्ड स्लाइड रहेगी, इसमें किस चीज़ को कवर कर रहे हैं हम, तो इसमें हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की। जो सुप्रीम कोर्ट हो गए, चीफ जस्टिस हो गए, जो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कंट्रोलर जनरल्स हो गए, या फिर कोई आपके रिकॉर्ड हो गया, तो मतलब सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड अब हम यहाँ पे आर्टिकल्स को कवर करने वाले हैं। पहले जो हमने पहली स्लाइड थी उसमें कवर किया था प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को, दूसरी स्लाइड में हमने पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा इनको कवर किया, और तीसरी स्लाइड में हमारा सुप्रीम कोर्ट आ रहा है। तो ये एक तरीके का पैटर्न रहता है जिससे कि आपको ईजी हो जाता है क्वेश्चंस को याद रखना। 124 में क्या किया गया, इस्टेब्लिश किया गया सुप्रीम कोर्ट को। अब सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ है तो जो जजेस होंगे उनको सैलरी भी प्रोवाइड करानी होगी, तो 125 में सैलरी रखी गई जजेस की। 126 में क्या आता है, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। जो चीफ जस्टिस है एक्टिंग मतलब कुछ टाइम के लिए, अगर पद खाली है तो कुछ टाइम के लिए जो चीफ जस्टिस बनाए जाते हैं वो 126 के अंडर आते हैं। 127 में अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस आते हैं। 128 में अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस एट सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। 129 में सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। 130 में सीट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। 136 में स्पेशल लीव्स फॉर एन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। 137 में आता है हमारा रिव्यू ऑफ जजमेंट और ऑर्डर बाय द सुप्रीम कोर्ट। 141 में डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बाइंडिंग ऑन ऑल दी कोर्ट्स। तो जितने भी कोर्ट्स हैं इंडिया में, जितने भी कोर्ट्स हैं, सब पे जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होता है वो उनको मान्य होना चाहिए। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी चीज पे फैसला दिया गया है तो ना तो हाई कोर्ट और ना सब ऑर्डिनेट जो कोर्ट्स रहेंगे वो कोई भी जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसको मानना पड़ेगा। सब कोर्ट्स को, जितने भी इंडिया में जितने भी हाई कोर्ट्स हैं, जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, सबको वो फैसला मानना पड़ेगा। आर्टिकल 148 के अंदर आते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहेगा। तो यहाँ पे पार्ट 5 जो है हमारा वो कंप्लीट हो गया। टोटल हमने 151 जो हमारे आर्टिकल्स हैं उनको हमने यहाँ तक कवर कर लिया है। अब पार्ट 6 की तरफ हम बढ़ते हैं। तो गवर्नर्स ऑफ स्टेट कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो राज्य के राज्यपाल भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, तो आर्टिकल 153 इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी हमने जो लास्ट पार्ट कवर किया गया, पार्ट 5 जो हमने कवर किया, उसमें क्या हमने कवर किया, यूनियन को, जो सेंटर है उसको कवर किया। अब हमारा क्या रह गया, हमारी स्टेट रह गई, तो स्टेट्स को कवर कर लेते हैं। तो पार्ट 6 में हमारा क्या आता है, स्टेट्स हमारी पार्ट 6 में आती हैं, जो कि आएंगी आपकी 152 से लेके 237 तक। छोटी सी स्लाइड है आपकी हमारी स्टेट्स की पार्ट 6 की, यहां से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो 154 जो हमारा आर्टिकल है उसमें आता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर। 153 तो भी हमने कवर कर लिया कि गवर्नर होने चाहिए स्टेट्स के। 161 में आता है पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर्स। प्रेसिडेंट के पास भी पार्डनिंग पावर होती है और गवर्नर के पास भी होती है। गवर्नर के पास क्यों होती है, क्योंकि गवर्नर जो होता है वो प्रेसिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है स्टेट में। इस चीज को आप जरूर ध्यान रखें कि प्रेसिडेंट जिस तरीके से नेशन के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उसी तरीके से जो स्टेट होती है उसका रिप्रेजेंटेटिव प्रेसिडेंट की तरफ से आपका कौन होता है, गवर्नर होता है। आर्टिकल 165 में आता है एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। 213 में पावर ऑफ गवर्नर टू प्रमलगेट ऑर्डिनेंस। अभी हमने पीछे क्या कवर किया था आर्टिकल 123 में कि प्रेसिडेंट के पास पावर होती है प्रमलगेट करने की ऑर्डिनेंस को, लेकिन सेम पावर आपकी गवर्नर के पास भी होती है स्टेट लेवल पे। फिर 214 आर्टिकल में आता है हमारा हाई कोर्ट फॉर स्टेट्स। सुप्रीम कोर्ट अभी हमने कवर किया, अब यहाँ पे 214 में क्या आ गया, स्टेट लेवल्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे हाई कोर्ट्स होते हैं। 215 में आता है हाई कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। 226 में पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स। तो 5 रिट्स होते हैं, उनको इशू किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी और आपका हाई कोर्ट से भी संबंधित रहेंगे। आर्टिकल 233 में अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस। 235 में कंट्रोल ओवर सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। मतलब क्या होगा इसका लास्ट हमारे आर्टिकल का, कि जो छोटे हमारे कोर्ट्स होते हैं जो विलेज लेवल पे हो गए या हमारे सिटी लेवल्स पे होते हैं, उनको क्या होता है, उनका कंट्रोल होता है किसके पास, हाई कोर्ट के पास। ये आपका इसमें आर्टिकल में बताया गया है। तो यहाँ पे पार्ट 6 जो है हमारा वो भी हमने पूरा कवर कर लिया। अब अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं।
तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 239। आर्टिकल 239 में हमारा क्या आता है? यूनियन टेरिटरी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी। अब अगर यहां पे हम बात करें तो हमने स्टेट यूनियन कवर कर ली, फिर हमने स्टेट भी कवर कर ली। अब हमारी तीसरी चीज क्या बची? हमारी यूनियन टेरिटरी बची। तो यूनियन टेरिटरी हमारी क्या हो जाएंगी? उससे पहले जो हमारा पार्ट 7 है, हमने 6 पार्ट तो अभी आपने देखा था, 6 पार्ट हमने कवर कर लिए। अब जो हमारा पार्ट 7 है इसको रिपील कर दिया गया, इसको हटा दिया गया, जो कि आर्टिकल 238 रहेगा, जिसको सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 के थ्रू हटा दिया गया, रिपील कर दिया गया है। फिर जो अभी हमने क्वेश्चन कवर किया, हमारा कौन सा क्वेश्चन? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी। ये हमारा किस में आता है? पार्ट 8 में। यूनियन टेरिटरीज पार्ट 8 में आती हैं, जो कि आर्टिकल 239 से लेके 242 तक रहेंगी, जिसमें एक और हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल बनता है जो कि रहेगा आर्टिकल 240, जिसमें आता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू मेक रेगुलेशंस फॉर सर्टेन यूनियन टेरिटरीज। तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो रेगुलेशंस बनाए कुछ हमारी यूनियन टेरिटरीज के लिए, क्योंकि जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं उस पर भी जो मेनली कंट्रोल होता है वो प्रेसिडेंट का होता है। अब आपको पार्ट्स यहां तक याद करने कितने आसान रह गए। चीज को बस आप सिंपल सी चीज को आपको याद रखना है। पहले में हमारा क्या आता है? स्टेट्स, बाउंड्री हो गई, स्टेट्स हो गई, वो हमारे फर्स्ट पार्ट में आता है। सेकंड पार्ट में क्या आता है? हमारा सिटीजनशिप। थर्ड पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है हमारे फंडामेंटल राइट्स आ जाते हैं। फिर फोर्थ पार्ट में हमारा आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इन चार को पहले आपको याद रखना है। जब आपने इन चार को याद कर लिया, उसके बाद आपको देखना होता है कि सबसे बड़ी पावर कौन सी होती है, तो वो होती है हमारी यूनियन। सबसे जो बड़े लेवल पे होता है वो यूनियन होता है। फिर क्या आता है हमारा? फिर हमारा स्टेट आता है। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है? स्टेट के बाद हमारा आता है यूनियन टेरिटरी। तो पार्ट 5 में हमारा आता है यूनियन, पार्ट 6 में हमारा क्या आता है? स्टेट्स। पार्ट 7 रिपील कर दिया गया तो वो हमारा हट जाएगा। फिर पार्ट 8 में हमारा क्या आता है? यूनियन टेरिटरीज। तो इस तरीके से पार्ट 8 जो रहेंगे टोटल, वो हमने यहां तक अपने कवर कर लिए। उसके बाद हमारा पार्ट 9 आता है, जो कि एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, जिसमें पंचायत आती हैं। आर्टिकल 243 से लेके 243O तक हमारी पंचायत रहेंगी, जिसमें 2 आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं। 243A में आता है हमारा ग्राम सभा और 243B में आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत। ये दोनों आर्टिकल्स को आपको जरूर याद रखना है। फिर पार्ट 9 में ही 243 जो हमारा आर्टिकल है उसमें ही और एडिशंस किए गए, पार्ट 9A को ऐड किया गया, जो कि हमारा म्युनिसिपैलिटीज। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि पंचायत जो है कौन से शेड्यूल के अंदर आते हैं, तो हमारे 11th शेड्यूल में पंचायत आते हैं और म्युनिसिपैलिटी आते हैं हमारे कौन से? 12th शेड्यूल में। आर्टिकल 243P से लेके 243ZG तक हमारे जो म्युनिसिपैलिटीज है वो उसके आर्टिकल्स रहेंगे। फिर अगला आता है हमारा पार्ट 10, जिसमें आता है शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज, आर्टिकल 244 में। आर्टिकल 244 जो है उसमें हमारा रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइबल एरियाज। उसके बाद जो हमारा पार्ट 11 रहेगा उसमें आता है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, जिसमें आर्टिकल 245 से 263 तक हमारे रहेंगे। इनकी बस हेडलाइंस जो है वो आपको याद रखनी है, क्योंकि हेडिंग से ही रिलेटेड यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इनके डीप में ज्यादा क्वेश्चंस आपके नहीं बनते। तो पार्ट 11 तक 263 आर्टिकल्स तक हमने जो इंपॉर्टेंट है उनको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। अब अगली जो हमारा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो भारत की आकस्मिकता निधि भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 267। 267 में आता है हमारा कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। अभी तक हमने जो आर्टिकल्स को कवर किया है, मेनली जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो वहीं तक बनते हैं, 267 से पहले के आर्टिकल्स से बनते हैं। लेकिन और भी जो हमारे क्वेश्चंस हैं, पूरे टॉपिक को हम डिटेल में कवर कर रहे हैं, तो पूरे टॉपिक को खत्म कर लेते हैं। यहाँ पे पार्ट 12 आ गया, पार्ट 11 तक हमने कवर कर लिया। पार्ट 12 में हमारा आता है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, सेल्स। ये हमारे कौन से आर्टिकल से? 264 से लेके 300A तक रहेंगे। जो ये वाला जो कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है, ये इतना आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता। आपसे यहाँ से पार्ट 12 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्टिकल 280 और आर्टिकल 300A। आर्टिकल 280 में आता है फाइनेंस कमीशन और आर्टिकल 300A में आता है राइट टू प्रॉपर्टी, और दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हमारा डिलीट करा गया था
कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, अभी हमने पीछे ही कवर किया था हमारे फंडामेंटल राइट्स वाली स्लाइड में, तो अगर आपको ध्यान है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दें। साथ ही साथ जो ईयर रहेगा अमेंडमेंट का वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, फ्रीडम टू ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। व्यापार, वाणिज्य और संभोग की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 300A। आर्टिकल 300A के अंडर ये हमारा रहेगा। अगर यहाँ पे पार्ट 13 की बात करी जाए तो पार्ट 13 में आता है हमारा ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो कि आर्टिकल 301 से लेके 307 तक हमारे रहेंगे। जो अब हमारे पार्ट से इनमें ज्यादा आर्टिकल्स नहीं होते, 6-7 आर्टिकल्स आप देख पा रहे होंगे, 6-7 आर्टिकल्स हैं यहाँ पे। तो आर्टिकल 302 में हमारा आता है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, ऑल इंडिया सर्विसेज कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अखिल भारतीय सेवा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो इसमें हमारा आर्टिकल 312 इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक ये वाला जो हमारा पार्ट रहेगा ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए, जो कि हमारा पार्ट 14 रहेगा, जिसमें आता है सर्विसेज अंडर सेंटर एंड स्टेट, जो कि आर्टिकल 308 से लेके 323 तक हमारे आते हैं, जिसमें 312 जो है हमारा वो हमने कवर कर लिया, जो कि है आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विसेज। आर्टिकल 315 में आता है हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड फॉर द स्टेट। तो पब्लिक सर्विस कमीशन जो आपकी होती है, पब्लिक सर्विस से रिलेटेड जो भी कमीशंस हैं, जैसे आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, फिर आपका स्टेट लेवल पे हो गया पीएससी हो गया, जो भी आपके होते हैं यूनियन से रिलेटेड हो गए या स्टेट से रिलेटेड पब्लिक सर्विस कमीशंस होते हैं, वो आपके आते हैं आर्टिकल 318 में। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि यूपीएससी जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कौन से आर्टिकल के अंडर, तो उसमें आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 315 से लेके आर्टिकल 323 तक जो रहेगा हमारा वो यूपीएससी के अंडर रहता है। फिर आर्टिकल 320 जो है हमारा वो रहेगा फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। 320 में हमारे बताए गए हैं फंक्शंस पब्लिक सर्विस कमीशन के। तो ये क्वेश्चंस हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं, यहां पे ये जो पॉइंट है हमारा इंपॉर्टेंट है। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रशासनिक न्यायाधिकरण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये आता है हमारा आर्टिकल 323A के अंडर। आर्टिकल जो हमारा पार्ट 14 है उसमें अमेंड किया गया, 14A बनाया गया, ट्रिब्यूनल्स ऐड किए गए, 323 से लेके 323B तक हमारे रहेंगे। फिर आता है हमारा सुपर इंटेंडेंसी डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन एन इलेक्शन कमीशन कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो निर्वाचनों का अधिशरण, निर्देशन, नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होता है कौन से भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत? तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्टिकल 324। ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इलेक्शन कमीशन जो होता है उसके पास पावर होती है डायरेक्शन कंट्री की, कंट्रोल करने की इलेक्शन को, सुपर इंटेंडेंस करने की इलेक्शंस को। ये किसके पास पावर होती है? इलेक्शन कमीशन के पास। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहता है। वैसे क्वेश्चंस यहाँ से आपके ज्यादा नहीं बनते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। पार्ट 15 में हमारा रहेगा इलेक्शंस 324 आर्टिकल से 329 तक। फिर आता है हमारा नेशनल कमीशन फॉर द SC/ST कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये 338 आर्टिकल रहेगा हमारा, जिसमें पार्ट 16 जो रहेगा उसमें स्पेशल प्रोविजन है SC/ST, OBC और माइनर्स के लिए, आर्टिकल 330 से लेके आर्टिकल 342 तक। ऑफिशियल लैंग्वेजेस और लैंग्वेजेस ऑफ अ स्टेट कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो राज्य की आधिकारिक भाषाएं और या भाषाएं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो ये हमारी आर्टिकल 345 के अंडर रहेगी। लैंग्वेजेस जो है अगर उसकी बात करी जाए तो पार्ट जो रहेगा हमारा वो रहेगा 17, जिसमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस हमारी रहेंगी आर्टिकल 343 से लेके आर्टिकल 351 तक। 343 में क्या आता है हमारा? तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूनियन, और हमने अभी कवर करा 345 में हमारा क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेजेस और लैंग्वेजेस ऑफ द स्टेट।
फिर 348 में आता है हमारा लैंग्वेजेस टू बी यूज्ड इन सुप्रीम कोर्ट एंड इन हाई कोर्ट्स। फिर आर्टिकल 351 में आता है हमारा डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। तो आपसे जहां भी लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा आपको बस ये चीज याद कर लेनी है कि 343 से लेकर 351 आर्टिकल के बीच में आपका आंसर होने वाला है। ये बाकी 4 हमारे आर्टिकल्स हैं यहां से जो आपको याद रखने हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा नेशनल इमरजेंसी कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो राष्ट्रीय आपातकाल भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो 3 इमरजेंसी होती हैं, आप सबको पता होगा, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी आती है आर्टिकल 352 में। अगर हम बाकी इमरजेंसीज की भी हम बात करें तो हमारा पार्ट 18 में इमरजेंसीज आती हैं आर्टिकल 352 से लेके आर्टिकल 360 तक, जिसमें जो हमारा 352 रहेगा इसमें नेशनल इमरजेंसी आती हैं। 356 में हमारी आती हैं स्टेट इमरजेंसी और 360 में बताया गया है फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। तीनों इमरजेंसीज के आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखने हैं। फिर हमारा पार्ट 19 जो रहेगा वो आपका मिसलेनियस रहेगा, जिसमें आर्टिकल 361 से 367 तक आते हैं। 361 में आता है प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स और प्रेसिडेंट जो है उनको बचाना। पार्ट 20 में आता है हमारा अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 368 आर्टिकल के अंडर। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि 368 जो हमारा आर्टिकल है उसके अंडर अमेंडमेंट किए जाते हैं, मतलब कोई भी जो अमेंडमेंट होता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो कौन से आर्टिकल के अंडर आता है। तो वो होता है हमारा पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अमेंडमेंट इज डन इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू दी आर्टिकल 368, ये आपको याद रखना है। पार्ट 21 में हमारा आता है स्पेशल टेम्परेरी प्रोविजन, जो हमारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड रहेंगे 369 से लेके 392 तक, जिसमें आर्टिकल 370 से आपका स्पेशल प्रोविजन मिला हुआ है जम्मू कश्मीर को, जिसको खत्म कर दिया गया, डाइल्यूट कर दिया गया 5-6 अगस्त को 2019 में। अब जम्मू कश्मीर के पास कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं है। फिर आर्टिकल 371A में स्पेशल प्रोविजन मिला हुआ है नागालैंड को। 371J में स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है हैदराबाद और जो कर्नाटका का रीजन है उसको। तो ये हमारे टोटल 21 हमारे पार्ट्स हो जाएंगे। प्रेजेंट टाइम में 25 पार्ट्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। जो आर्टिकल्स आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी आर्टिकल्स को यहाँ पे हमने कवर कर लिया है, जो एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होते हैं। अब यहाँ पे एक हमारे 2 क्विज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो हमारा पहला क्विज का क्वेश्चन है विच आर्टिकल्स कम्स अंडर पार्ट 9A म्युनिसिपैलिटीज। तो जो भाग 9A है नगर पालिका जो है उसके अंतर्गत कौन से अनुच्छेद आते हैं। तो गिवन ऑप्शंस में से कौन से आर्टिकल्स रहेंगे। हमने आपको बताया था कि पार्ट इंपॉर्टेंट है और पार्ट ही आपसे पूछ लिया गया। पार्ट 9 में हमारा क्या आता है, पंचायत आती हैं। पार्ट 9A में क्या आता है, म्युनिसिपैलिटीज आती हैं। तो यहाँ पे आपसे म्युनिसिपैलिटीज जो है उनके आर्टिकल पूछे जा रहे हैं। और जो हमारा दूसरा क्विज का क्वेश्चन है वो रहेगा विच आर्टिकल कम्स अंडर पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स। तो भाग 3 जो है मौलिक अधिकार, उसके अंतर्गत कौन से अनुच्छेद आते हैं। तो पार्ट 3 को भी हमने कवर किया। हमने आपको बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो फंडामेंटल राइट्स रहेंगे। तो इसमें कौन से आर्टिकल्स आते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर भी आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारी तरफ से पूरी कोशिश रही है कि वीडियो आपको अच्छी से अच्छी प्रोवाइड कराई जा सके और हमने इस तरीके से वीडियो को तैयार किया है कि आप इजीली क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से याद कर सकें। अगर आपको ई बुक्स बाय करनी हो या फिर आपको जो हमारे टॉपिक की वीडियोस हैं, सेपरेट टॉपिक की वीडियोस हैं, वो देखनी हो तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ई बुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं। धन्यवाद।